क्षत्र प्रचारक जी अपना अनम्यूट करके विषय प्रारंभ करेंगे। माननीय क्षत्र प्रचारक श्रीमान रामदत्त चक्रधर जी से आग्रह है कि विषय प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। लोक शिक्षा समिति के द्वारा आयोजित इस प्रधानाचार्यों के शिविर में मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर सिन्हा जी, अपने इस क्षेत्र के क्षेत्र संगठन मंत्री आदरणीय श्री ख्यालीराम जी, प्रांत के सचिव श्रीमान नकुल जी, उपस्थित पूरे उत्तर बिहार प्रांत के आत्मीय प्रधानाचार्य, कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, आज के समय में एक विशिष्ट परिस्थिति में हम सब लोग रह रहे हैं। वैश्विक महामारी सारी दुनिया के अंदर अपने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव दिखाने में लगी हुई है। दुनिया के देश अपने अपने ढंग से उससे मुक्त होने में भी प्रयासरत हैं। भारत भी प्रयास में लगा हुआ है। ऐसे समय हम लोग दूर में बैठ करके ही परस्पर संपर्क और संवाद कैसे रख सकते हैं, अपने अनुभवों का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं, इस दृष्टि से इस नई तकनीक के आधार पर हम सब लोग एकत्र हैं। हम यह भी जानते हैं कि विद्या भारती का एक बड़ा भव्य दिव्य लक्ष्य है। अपने इस राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं, लेकिन हमने माध्यम शिक्षा को बनाया है। शिक्षा के माध्यम से अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण करना और उसके माध्यम से इस राष्ट्र को सर्वांगीण उन्नति के पथ पर ले जाना। लेकिन ऐसा यदि करना है तो प्रधानाचार्य जो उस विद्यालय के बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर विद्यमान है, उसकी क्षमता और कुशलता बढ़ना आवश्यक होता है। ये हम सब लोग प्रयास करते भी हैं। लगातार अभ्यास वर्ग, प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से हम अपनी कुशलता क्षमता बढ़ाने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। आज भी उसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ पर विचार विमर्श के लिए बैठे हैं। बंधुओं, पहले चलता था EQ की बात चलती थी, IQ की बात चलती थी, SQ की बात चलती थी, इंटेलिजेंट कोसेंट, इमोशनल कोसेंट, स्पिरिचुअल कोसेंट। लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय LQ की भी आवश्यकता है। LQ अर्थात लीडरशिप कोसेंट, नेतृत्व की कुशलता, नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर कितनी मात्रा में है, इसकी भी आवश्यकता है। क्योंकि एक प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के विद्यार्थी, भैया बहन, अभिभावक, समाज जीवन सबका नेतृत्व करने वाला होता है। इसलिए इस कुशलता का बढ़ना भी आवश्यक है। वो कुशलता जितनी मात्रा में बढ़ेगी उतनी मात्रा में हम विद्यालय के सब प्रकार की गतिविधियों का नेतृत्व कर सकेंगे। मेरे पास यदि 100 रुपए हैं तो दूसरों को अधिक से अधिक कितना दे सकता हूँ? 100 रुपए दे सकता हूँ, 105 रुपए तो नहीं दे सकता। यदि अपने विद्यालय की सब प्रकार की कुशलता बढ़ानी है तो प्रधानाचार्यों को अपनी कुशलता बढ़ानी पड़ेगी। अपने यहाँ मनीषियों का कथन है कि 4 प्रकार की कृपा होती है सफलता के लिए।
पहले प्रकार की कृपा होती है उसको भगवत कृपा कहते हैं, ईश्वर की कृपा। भगवत गीता के अध्याय 18 में श्लोक 14 है, उसमें भगवान कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। हमारे पास अधिष्ठान अच्छा है, विचार अच्छा है, कर्ता अच्छा है, करण भी अच्छा है, किंतु यदि भगवत कृपा नहीं हुई तो हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए सफलता के लिए भगवत कृपा का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे प्रकार की कृपा की चर्चा करते हैं अपने यहाँ के मनीषी, वो शास्त्र की कृपा। शास्त्र की कृपा भी होना आवश्यक है, बिना शास्त्र के हम सफल नहीं हो सकते जीवन में। तीसरे प्रकार की कृपा का उल्लेख करते हैं, वो है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा भी होना चाहिए। और इस सब से परे ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा और गुरु की कृपा, ये सब की कृपा के ऊपर एक चौथी कृपा है, वो स्वयं की स्वयं पर कृपा। जब तक स्वयं की स्वयं पर कृपा नहीं होगी तब तक न ईश्वर की कृपा मिल सकती है, न ही शास्त्र की कृपा मिल सकती है, न ही गुरु की कृपा मिल सकती है। इसलिए हमारे यहाँ भगवत गीता में कहा है अध्याय 6 में श्लोक 5 और 6 में, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम ये आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम ही अपने मित्र हैं, हम ही अपने शत्रु हैं। अपना उद्धार यदि करना है, अपना विकास करना है तो हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरे जितने भी लोग हैं आसपास, वे हम सबके सहायक मात्र बन सकते हैं। इसलिए यदि अपने नेतृत्व कुशलता को यदि हमको बढ़ाना है और अधिक सक्षम बनाना है तो हमको स्वतः ही प्रयास करना पड़ेगा। बाकी सब सहायक होंगे, लेकिन इसके लिए हमको स्वतः प्रयास करना पड़ेगा। अब एक कुशलता आएगी किन बातों से? तो जो महत्व की बात है वो है, यदि नेतृत्व जिसको भी करना है उसको स्व के ऊपर धीरे धीरे उठना पड़ता है, स्व के परे जाना पड़ता है। जो जितना अधिक स्व के परे जाता जाएगा उसका नेतृत्व उतना ही बड़ा होता जाएगा। एक गांव उसके स्व के दायरे में है तो गांव का नेतृत्व करेगा। यदि उसके स्व के दायरे में जनपद आता है तो जनपद का नेतृत्व करेगा, और उसके स्व के दायरे में यदि संपूर्ण देश आता है तो देश। धीरे धीरे स्व का दायरा ऊपर उठना चाहिए। इसलिए कहा है अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीवन होना आवश्यक है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। यदि हमको अपने परिवार की भलाई करना है तो अपने स्वार्थों से परे जाना पड़ता है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। कुल की भलाई करना है तो अपना और अपने परिवार दोनों के स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। गांव की भलाई करना है तो अपना परिवार कुल के स्वार्थों से ऊपर उठेंगे तब गांव की भलाई होगी। जनपद की भलाई करना है तो इन सब स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ेगा। और यदि संपूर्ण देश और बड़े दायरे का यदि हमको हित चाहना भी हमारे मन में आता है, हम चाहते हैं इन सब छोटे छोटे स्वार्थों से आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। हमारे सामने नेतृत्व का एक बहुत अच्छा उदाहरण भगवान शंकर का है। भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कि वो देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, सब देवों के देव हैं।
क्यों है महादेव वे? क्योंकि वे सरल हैं, भोले हैं, विनम्र हैं, सबके लिए सदा सर्वदा उपलब्ध हैं। वाल्मीकि रामायण में उनके बारे में कहा है, स्वयं महेश, स्वयं महेश है, स्वसुरो नगेश, स्वसुर उनके कौन है? तो पर्वतराज हिमालय है। तनयो गणेश, पुत्र कौन है? तो गणेश है, जिसकी सबसे पहले पूजा होती है। और इतना ही नहीं, तो सखा धनेश, उनके मित्र कौन है? तो धनाध्यक्ष कुबेर हैं। यह सब होने के बाद भी भगवान भोले शंकर रहते कैसे हैं? तथापि भिक्षाटनमेव संभव। उसके बाद भी सब सुविधाओं के होने के बावजूद स्वयं भस्म लगा करके नंग धड़ंग अभाव में रहते हैं। इसीलिए वे समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, इसीलिए वो देवाधिदेव हैं, महादेव। शिव पार्वती का विवाह होता है तो उसमें भगवान शंकर के बारात का वर्णन आता है। उसमें सामने कौन लोग हैं? तो सामने में जो लोग हैं वो भूत पिशाच, किसी के कान नहीं, किसी के नाक नहीं, किसी के हाथ नहीं, ऐसे लोग, मतलब समाज का जो सबसे निम्न वर्ग है वो सबसे आगे में। लेकिन सब बड़े संपन्न लोग, अच्छे लोग, सज धज के चलने वाले, वो पीछे हैं। भगवान विष्णु सब बारात में सब पीछे हैं। सामने कौन है? तो समाज का जो अभावग्रस्त है, जिन्हें भी नेतृत्व करना है, समाज का आसपास के बंधुओं का नेतृत्व करना है, उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। भगवान शंकर विष पीते हैं, अमृत देवताओं के लिए देते। जिनको नेतृत्व करना है उसको विष पीने वाला बनना पड़ेगा, जहर पीने वाला बनना पड़ेगा। समाज के सब प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी बातें हैं, उन सब को अपने अंदर हजम करने वाला, तभी वह नेतृत्व कर सकता है। और इसलिए प्रधानाचार्य आज के समय में जब कोरोना का संकट है, ऐसे समय यदि नेतृत्व हम सब के अंदर आना है, उसकी कुशलता आनी है, तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे अंदर जो गुण है वो आनी चाहिए, संवेदना का। दो बातें हैं, एक तो वेदना है और दूसरी संवेदना है। वेदना तो हर प्राणी को होता है, मनुष्य को भी होता है। कोई घटना देखते हैं, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, रक्त निकल रहा है, तो वेदना होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है। लेकिन वेदना मात्र पर्याप्त नहीं, तो संवेदना चाहिए। उसके दुखों को दूर करने के लिए हमने प्रवृत्त होना चाहिए, तब संवेदना है। स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में अपने शिष्यों की कक्षाएं ले रहे थे वेदांत की। उसी समय उनके गुरु गिरीश चंद्र घोष आ जाते हैं। गिरीश चंद्र घोष स्वामी विवेकानंद जी प्रश्न करते हैं, वो उनको नरेंद्र ही कहा करते थे। वो कहते हैं, नरेंद्र, मैं कलकत्ते से अमुक मोहल्ले से आ रहा हूं, वहां पर एक विधवा महिला जो है वो विलाप कर रही है, दुख से व्याकुल है। क्या उनके दुखों को दूर करने के लिए तुम्हारे वेदांत में कोई व्यवस्था है? फिर वो कहते हैं, एक स्थान पर देखा, कुछ जगह भिक्षा मांगने वाले छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल तड़प रहे हैं, क्या उनकी क्षुधा को शांत करने के तुम्हारे वेदांत में कोई व्यवस्था है? ऐसे 4 प्रश्न और पूछते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर तो नरेंद्र नहीं दे पाता है। अंत में वो अपने आप को एक दूसरे कमरे में जाकर बंद कर लेता है और दहाड़ मारकर रोने लगता है। गिरीश चंद्र घोष कहते हैं, मैं स्वामी विवेकानंद जी का सम्मान इसलिए नहीं करता हूं कि वे बड़े विद्वान हैं, बड़े कुशल वक्ता हैं, अपितु इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूं कि उनके अंदर संवेदना है, गरीबों के लिए रोने वाला हृदय है, अभावग्रस्तों के लिए पीड़ा उसके मन में व्यक्त होने वाला अंतःकरण है।
इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के आह्वान पर आ गई। भारतवर्ष में कलकत्ता में बालिकाओं का विद्यालय उन्होंने प्रारंभ किया। उसके लिए चंदा लेने के लिए जाना पड़ता था। भगिनी निवेदिता एक बड़े धनी मानी परिवार के दरवाजे पर चंदा लेने के लिए खड़ी हो गई, एक रसीद पुस्तक के साथ। उन्हें आवाज लगाया। ऊपर से ही वो धनी परिवार का जो मालिक है कहते आजकल ईसाई मिशनरी भी, नन्स वगैरह भी भीख मांगने के लिए, चंदा के लिए निकल पड़े हैं। भगिनी निवेदिता कहती हैं, महाशय मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं, मैं तो बालिकाओं का विद्यालय चलाती हूँ, उसके लिए सहयोग के लिए आई हूँ। वो मकान मालिक नीचे उतरता है, कहता है जबान चलाती है। एक थप्पड़ भगिनी निवेदिता के गाल पर देता है। आप कल्पना करें कि भगिनी निवेदिता के मन में क्या गुजरा होगा। हम सब भी उस स्थान पर रह करके यदि हम सोचे, कल्पना करें तो हमारे मन पर क्या व्यतीत होगा। भगिनी निवेदिता कहती है, महाशय आप मुझे मार्ग किंतु इससे उन बालिकाओं को तो कुछ नहीं मिलेगा। व्यक्ति द्रवित हो जाता है, उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है। भगिनी निवेदिता को कहते हैं चेक बुक ला करके कि तुम्हें जो चाहिए वो सहयोग इस चेक बुक में लिख सकते। इस संवेदना के कारण ही भगिनी निवेदिता जो विदेश से आई थी, वह भी अनेक प्रकार के स्वाधीनता आंदोलन में बड़ी प्रेरणा देने वाली बनती है। उस संवेदना के कारण हमारे यहाँ अनेक प्रकार के प्राध्यापक, शिक्षक ऐसे हुए जिनके संवेदना के कारण कई लोगों का जीवन संवरा, सुधरा। प्रोफेसर रज्जू भैया हम सब जानते हैं, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय भौतिक शास्त्र के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक थे। विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आ रहे थे तो एक विद्यार्थी बिल्कुल दीवार के किनारे सट करके सिसकी लेते हुए रो रहा था। रज्जू भैया उसके पास गए तो उसकी सिसकी और बढ़ गई। उन्होंने अपने कक्ष में उसको बिठाया, पानी पिलाया। वो कहा क्या समस्या है, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा क्या बताऊं, मैं गांव का रहने वाला विद्यार्थी हूं, मैंने फॉर्म भरा, गलती से विषय दूसरा लिख गया। अब लोग कहते हैं कि इसमें तो तुम्हारा कैरियर ही चौपट हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं इस विषय का, तुम विषय बदलो। मैं विषय बदलवाने के लिए गया, किंतु वहां क्लर्क महोदय कहते हैं कि अब एक बार फॉर्म भर गया, विषय नहीं बदल सकता, मेरा तो पूरा जीवन ही चौपट हो जाएगा। रज्जू भैया उनको लेकर क्लर्क के पास जाते हैं, ऑफिस में दूसरा फॉर्म लेते हैं और उनको जो विषय चाहिए था वो विषय भरवाते हैं और कहते हैं रज्जू भैया कि तुम्हें जब भी समस्या कोई हो तो मेरे पास आना। वह विद्यार्थी रज्जू भैया का स्नेह पात्र बना। धीरे धीरे वही विकसित होते होते शिक्षा को दिशा देने वाला पूरे अखिल भारतीय स्तर पर एनसीईआरटी के प्रमुख बने आदरणीय डॉक्टर जगमोहन सिंह राजपूत। इस संवेदना के कारण जगमोहन सिंह राजपूत अपने बायोग्राफी में कहते हैं कि यदि रज्जू भैया नहीं होते तो मैं यहां तक कैसे पहुंचता। मेरे यहां तक पहुंचने में रज्जू भैया का अमूल्य योगदान। जिनको नेतृत्व करना है उसके अंदर संवेदना होना अत्यंत आवश्यक है। प्राध्यापक यशवंतराव केलकर मुंबई में प्राध्यापक थे, शिक्षक थे। उनके घर में कई लोग जाते थे तो दीवार पुती हुई नहीं, बहुत अच्छा रंगीन कालीन उसके घर में नहीं, अच्छा सोफा सेट नहीं, सामान्य अवस्था परिवार की। उनके मित्र कई बार उलाहना देते थे, केलकर साहब आप इतना बड़ा प्राध्यापक होकर के बदलवा क्यों नहीं लेते, थोड़ी पुताई क्यों नहीं करवा लेते घर की। प्राध्यापक यशवंतराव केलकर कहते इसकी आवश्यकता क्या है,
मेरे तनख्वाह में से जो भी पैसा बचता है मैं गरीब विद्यार्थियों के लिए लगा देता हूँ, किसी की फीस भर देता हूँ, फीस देता हूँ, किसी को भोजन का पैसा जमा करा देता हूँ, मुझके तो इसी में आनंद है। प्राध्यापक यशवंतराव केलकर इस संवेदना के कारण ही पूरे कॉलेज के अंदर उसका नैतिक नेतृत्व स्थापित। प्राचार्य की भी कोई बात नहीं मानते थे कॉलेज के विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, किंतु यदि प्राध्यापक यशवंतराव केलकर खड़े हो गए, कोई बात कह रहे हैं, तो सारे विद्यार्थी शांत होकर के क्यों? यह संवेदना का भाव हम सब के अंदर होना आवश्यक है। अपने उत्तर बिहार में खगड़िया का एक रहने वाला संजीव गुड़गांव में नौकरी करता था, एक बहुत बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर, काफी बड़े पद पर, लाखों रुपए उनका वेतन था। उनकी बहन खगड़िया जिले में परबत्ता नामक गांव है, वहां ब्याही हुई थी। उनके ससुर का निधन हो गया, तो एकमात्र बहन, उनके ससुर का निधन हो गया, इसलिए चलो भाई उनके शोक संवेदना में हम भी चले। तो ये जो संजीव है वो परबत्ता आ गए। अब आखिरी में मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज का कार्यक्रम हुआ, उसमें गांव के सब लोग आए, बड़े बुजुर्ग सारे लोग, और जो पत्तलों का ढेर जो इकट्ठा हुआ, उन पत्तलों में से डोम जाति के लोग जूठन चुन चुन करके खा रहे थे। संजीव ने जब ये दृश्य देखा तो उनको एकदम होना आ गया। उन्होंने अपने सहयोगियों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, ये क्या दृश्य है? ये लोग हमारे फेंके हुए जूठन में से चुन रहे हैं, चुन करके खाना खा रहे हैं। उन्होंने कहा वो तो डोम जाति के लोग हैं, वो तो उसको उसी में ही आनंद है, उसकी चिंता मत करो। ये संजीव घर आकर के सोया रात को, तो रात को नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर उसी बस्ती में गया, परबत्ता में, वहां जाकर के सुबह सुबह देखते क्या है, तो डोम जाति के छोटे छोटे बच्चे कुत्तों से संघर्ष कर रहे हैं उन पत्तों पर, पत्तलों पर जो खाद्य सामग्री पड़ी हुई थी, उसको अंदर से हिल गए संजीव। और वो वहीं तय कर लिया कि इस नौकरी का क्या करना, जब जिस देश में इस प्रकार के लोग हैं जो पत्तलों के जूठन को कुत्तों से संघर्ष करके लेने के लिए विवश हैं, क्या करूंगा नौकरी करके? उसे नौकरी क्या पत्र देकर सहन करके, और उसी परबत्ता गांव में उस डोमों के बीच में रहना शुरू कर दिया। डोम जाति के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कोई स्थान नहीं था तो एक पेड़ की छाया में पढ़ाना बच्चों को। एक जिला शिक्षा अधिकारी उन्होंने देखा तो उन्होंने एक विद्यालय, लोहिया भवन था, उसको दे दिया, वहां पढ़ाना शुरू किया। गांव के लोगों ने उलाहना दिया कि इतने बड़े घर का बच्चा डोम जाति के लोगों को पढ़ाता है, क्या है? उस गांव को छोड़ करके नया गांव चला गया, नया गांव से आकर पढ़ाने लगे। बाद में उनके माता पिता ने बहुत आग्रह किया, शादी करो। उन्होंने कहा इसी शर्त पर शादी करूंगा कि वो आने वाली जो अर्धांगिनी है वो मेरे साथ रहेगी गांव में, तभी करूंगा। उन्होंने पहले तो स्वीकृति दे दी, दिल्ली से विवाह हुआ, वो भी कुछ दिन रहने लगी। बाद में संतति हुई, एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी पत्नी ने कहा इस पुत्र की पढ़ाई के लिए हमको दिल्ली चलना चाहिए। संजीव कहता है कि एक पुत्र के लिए मैं इतने सारे डोम जाति के बच्चों को छोड़ करके नहीं जा सकता, आप कृपा करके दिल्ली चली जाओ, मुझे डोम जाति के बच्चों को छोड़ो। डोम जाति का नेतृत्व करने वाला बनता है संजीव संवेदना के कारण। इसलिए हम सबको भी यदि नेतृत्व करना है तो अपने आसपास रहने वाला समाज, अपने विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन, उसके प्रति अत्यंत संवेदना का भाव हम सब के मनों के अंदर होना आवश्यक है। अभी इस कोरोना के कालखंड में कई प्रकार के ऐसे संवेदना के दृश्य हमारे आचार्यों के माध्यम से, स्वयंसेवकों के माध्यम से भी प्रकट हुए हैं। रोंगटे खड़े हो जाते।
पटना की घटना, पटना में एक शशिकांत नामक एक कार्यकर्ता 1700 रुपए का अनाज लेकर के, राशन सामग्री लेकर घर में आया था, अभी लॉकडाउन के समय ही। पता चला कि पड़ोस में कोई परिवार है 3 दिन से भूखा है। पहले तो उसके घर जाकर देखा, निरीक्षण किया, सचमुच में तो बड़ा दुख दूर करने के लिए 1700 रुपए की जो राशन सामग्री लेकर के आए थे, पूरी की पूरी राशन सामग्री लेकर के उनके घर में जाकर उसमें उसको आनंद। अभी झारखंड की एक बैठक में एक नंद किशोर जी गुप्ता वो कह रहे थे कि मैं आरएसएस को प्रणाम करना चाहता हूं। क्यों? मैंने पूछा क्यों प्रणाम करना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी, ठाणे में हमारे रिश्तेदार रहते थे, 82 साल की उनकी आयु थी, उसकी अर्धांगनी वो भी 78 साल की रही होंगी, दोनों पति पत्नी, उनका एक बेटी और दामाद मस्कट में रहते हैं, विदेश में रहते हैं बड़े पद पर, और एक बेटी और दामाद उनके गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं। तबीयत खराब हुई, अचानक उसकी मृत्यु हो गई, 82 साल की आयु। आसपास के लोग, पता नहीं कोरोना से उसकी मृत्यु हुई, क्या हुआ, तो कोई जानने के लिए तैयार नहीं, कोई अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं। वो 78 वर्ष की जो महिला है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, मस्कट से, विदेश से कैसे आ सकते हैं, न विमान सेवा है न कुछ नहीं, अहमदाबाद से कैसे आ सकते हैं, बेटी दामाद, संभव नहीं, अंतिम संस्कार कैसे हो। मस्कट वाले जो उसके दामाद है, उन्होंने आरएसएस कार्यालय को फोन किया। ठाणे आरएसएस कार्यालय के 4-5 कार्यकर्ता पीपीई किट्स पहन करके उस 82 वर्षीय सज्जन का सब प्रकार से रिचुअल्स, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया। ये नंद किशोर जी गुप्ता कहते हैं, मैं तो अवाक रह गया, जहां रिश्तेदार भी अपने निकटवर्ती लोगों के अंतिम संस्कार करने के लिए सामने आने को तैयार नहीं। इसलिए मैं आरएसएस को प्रणाम करना चाहता हूं। ऐसे संवेदना का दृश्य इस कोरोना के कालखंड में बहुत स्थानों पर प्रकट हुआ है, हमारे उत्तर बिहार में भी प्रकट हुआ है, अनेक विद्यालय के आचार्यों के माध्यम से भी प्रकट हुआ है। हम सब जानते हैं, नेतृत्व की पहली शर्त आज के समय में यदि कोई है तो वो है संवेदना का भाव, अपने भैया बहनों के, अभिभावकों के प्रति, समाज के। वो नेतृत्व की एक दूसरी जो कसौटी है वो है 4 लोगों को साथ में लेकर चलने का स्वभाव चाहिए हम सबके। मैं अकेला करूंगा नहीं, काम बांट करके 4 लोगों को साथ में लेकर हम सब करेंगे, और काम इस प्रकार के बांटेंगे कि उनका दोष ढक जाए और गुण प्रकट हो जाए। इस प्रकार का कार्य नियोजन करेंगे, इस प्रकार का कार्य विभाजन करेंगे। गुणों पर दृष्टि रहेगी तो उनकी गुणों का उपयोग हम कर सकेंगे। कोई व्यवस्था में कुशल है तो उसको व्यवस्था के काम, कोई लेखन के काम में कुशल है तो लेखन के काम में, कोई समाज जीवन में साधन इकट्ठा करने में सफल है, सक्षम है, तो उसको उस काम में लगाना। जिसकी रुचि प्रकृति जिस मामले में अच्छा लगता है उसको ऐसे काम में लगाना। लेकिन सब आचार्यों को, समिति के सब बंधुओं को कहीं न कहीं काम में जोड़ना, जिसकी जैसी उपयोगिता हो सकती है, जैसी कुशलता हो सकती है, सबको लगाना, लेकिन ध्यान भी रखना कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। इसलिए कार्य का नियोजन, 4 लोगों को साथ में लेकर चलने का स्वभाव, ये जितना हमारा बढ़ेगा, काम को बांटने का स्वभाव जितना हमारा बढ़ेगा, मुझे ध्यान में आता है एक प्रवचनकर्ता महात्मा जी थे, किसी भक्त के घर में रुके थे। प्रवचन का स्थान मंडप कुछ दूरी पर था, एक 400-500 मीटर की दूरी पर। लोग उनको स्वागत के साथ ले जाते थे मंच तक, मंडप तक, प्रवचन होता था, फिर वापस आ जाते थे। वो महात्मा जी का स्वभाव था हमेशा अच्छी बात बोलना, सकारात्मक बात बोलना, कभी भी किसी की निंदा, किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की न्यूनता को नहीं बताना। उनके जो श्रोता थे, भक्त थे, सहायक थे, सब लोग कहते थे ये महाराज जी जो हैं
कभी भी नकारात्मक बात नहीं बोलते हैं, एक बार तो परीक्षा करनी चाहिए। भक्त के घर से जहां निवास था वहां से प्रवचन स्थल पर ले जाने के लिए ऐसे रास्ते का चयन किया जहां एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, दुर्गंध थी, बदबू था, उस रास्ते से ले गए। इन आयोजनकर्ताओं को लग रहा था आज तो महात्मा जी कुछ न कुछ बोलेंगे, कहेंगे कि अरे क्या गंदे रास्ते से ले आए, कुछ तो बोलेंगे। महात्मा जी प्रवचन में जब बैठे मंडप में तो उन्होंने कहा देखो कुत्ता जो है वो एक भी दिन मंजन नहीं करता, हमारे समान कोलगेट है, वज्रदंती है या फिर नीम है, कोई भी मंजन नहीं करता, उसके बाद भी उनके दांत चमकीले। जब कुत्ता मर जाता है तो मुंह खुल जाता है, उनका दांत दिखने लगता है, चमकदार दांत। तो जो मरे हुए कुत्ते के अंदर भी चमकीले दांतों को देख सकता है, ऐसा ही व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। सबके अंदर अच्छी बातों को तलाशना, अच्छी बातों को ढूंढना, उनको उसी प्रकार के कामों में नियोजन करना, ये 4 लोगों को साथ में लेकर चलना, इसमें से ही नेतृत्व सफल होगा। गीता में अध्याय 3 में श्लोक 11 में कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्ति परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यति। देवताओं ने भी इसी प्रकार परस्पर सहयोग करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगा करके सफलता को प्राप्त किए थे। हमको भी सबको साथ में लेकर चलना है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी सबको, सारे देश को साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए उनका नेतृत्व सफल। बंधुओं, ये नेतृत्व को हमको और भी कुशल बनाना है, हम सबको पड़ेगा। इस श्रेय के बंटवारे के समय अपयश अपने पास रखना और श्रेय जो है वो सहयोगी कार्यकर्ताओं को देना। स्वयं श्रेय कम से कम लेना, न ले तो भी चलेगा। कोई भी काम सफल हो गया तो श्रेय अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं को। हम सब जानते हैं परम पूज्य डॉक्टर जी एक अखबार चलाते थे। अखबार जो है वो घाटे में चलने लगा। पूज्य डॉक्टर जी ने कहा कि भाई अखबार बंद कर देना चाहिए, कितना घाटा पूरा करेंगे। तो अखबार के संपादक महोदय थे, उन्होंने कहा कि जी मैं संपादक हूं और अखबार बंद होगा तो सारा अपयश मेरे जिम्मे आएगा। देखो इसके संपादक रहते हुए समाचार पत्र, मैं अपने संपादक रहते हुए तो समाचार पत्र बंद नहीं होने, भले घाटा कितना। पूज्य डॉक्टर जी ने कहा अच्छा ऐसा करो भाई, कानूनी प्रक्रिया पूरी करके इसका संपादक मुझे बना दो। पूज्य डॉक्टर जी खुद संपादक बन गए। महीने 2 महीने चला घाटे में। फिर पूज्य डॉक्टर जी ने कहा जो पूर्व के संपादक थे उनको, अब तो समाचार पत्र बंद करने में कोई नुकसान नहीं है ना, अब तो संपादक मैं हूं, यदि अपयश भी लगेगा तो मेरे ऊपर अपयश लगेगा कि संपादक इसके रहते हुए समाचार। देखिए सहयोगी कार्यकर्ताओं को अपयश का भागीदार नहीं बनाना। अपयश यदि होना भी है तो खुद स्वयं सामने अपने आप को प्रस्तुत करना। सहयोगी कार्यकर्ताओं को यश श्रेय। हमारे देश के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम सब जानते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी के बड़े ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हो गए। एक रॉकेट प्रक्षेपण के कार्यक्रम में सतीश धवन जी ने उनको जिम्मेदारी दी। सब प्रकार की तैयारी हुई किंतु रॉकेट का प्रक्षेपण सफल नहीं हो सका। डॉक्टर कलाम बड़े निराश हो गए। पत्रकारों को क्या बताना। सतीश धवन को जब पता चला तो सतीश धवन ने कहा चिंता मत करो कलाम, मैं हूं ना। वो पत्रकारों के बीच गए। सतीश धवन इसरो के प्रमुख, उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत किया, बहुत ईमानदारी से प्रयास किया, किंतु कहीं कुछ चूक हो गई, कहीं कुछ कमी रह गई, इसके कारण प्रक्षेपण सफल नहीं हुआ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं
उन कमियों को ढूंढेंगे, दूर करेंगे और फिर से नया प्रक्षेपण कार्यक्रम घोषित करेंगे, हम सफल। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया। अपयश के समय स्वयं नेतृत्व सामने आया, सतीश धवन जी, और बाद में कुछ महीनों के उपरांत फिर से प्रक्षेपण दूसरी बार कार्यक्रम तय हुआ, उसमें प्रक्षेपण सफल हुआ। जब सफल हो गया तो सतीश धवन जी ने कहा, डॉक्टर कलाम अब प्रेस के सामने आप जाओ। अपयश उसके सम्मुख खुद को, यश उसके सम्मुख कार्यकर्ता को। जिसको नेतृत्व में कुशल होना है उनको इसी प्रकार का गुण, इसी प्रकार का भाव अपने अंदर लाना है। मुझे ध्यान में इंदौर में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन था। सारे देश भर के 10,000 के आसपास छात्र छात्राएं उपस्थित। विद्यार्थी परिषद का जो अधिवेशन होता है उसमें एक शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम रहता है। उस शोभा यात्रा में एक जीप रहता है। सामान्यतः प्रक्रिया तो ऐसी रहती है, उस जीप में जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो उस जीप में सवार होते हैं और शोभा यात्रा चलती है। सब प्रांत प्रांत के छात्र छात्राएं अपने राज्य का बैनर लगा करके वेशभूषा में सज धज करके सब शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। जब शोभा यात्रा की तैयारी हो गई तो वहां के छात्र नेताओं ने कहा प्राध्यापक यशवंतराव जी केलकर को, केलकर जी आप गाड़ी में खड़े हो जाइए। प्राध्यापक यशवंतराव जी केलकर कहते हैं शोभा यात्रा मेरी है या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे देश भर के छात्र छात्राओं की है? यदि शोभा यात्रा मेरी नहीं, अध्यक्ष की शोभा यात्रा नहीं, तो अध्यक्ष को उस गाड़ी में खड़े होने का क्या औचित्य है? मुझे लगता है वो जो गाड़ी है उसमें भारत माता का चित्र और स्वामी विवेकानंद जी का चित्र रखा जाना चाहिए और हम सब लोग साथ। इसलिए प्राध्यापक यशवंतराव केलकर पूरे देश भर के लाखों लाख छात्रों के नेतृत्व करने वाले। ऐसे मामलों में स्वयं पीछे रहना, सहयोगी को अवसर देना, सहयोगी को आगे लाना, तब जाकर के नेतृत्व सिद्ध। जानते हैं आज के समय में जिनको नेतृत्व करना है उसको वाणी का भी विवेक रखना बहुत आवश्यक है। हम कितना भी कुशल हो, कितना भी सक्षम हो, किंतु वाणी हमारी कटु है, हमारा नेतृत्व सिद्ध है। और संकट के समय तो बिल्कुल भी नहीं। संकट के समय तो बहुत वाणी के अंदर विनम्रता चाहिए। आज देश और दुनिया के अंदर ज्यादातर झगड़ों का कारण यदि कोई होगा तो है वाणी। किसी ने रे कहा तो किसी ने और ऊंची आवाज में बोल दी। इसलिए वाणी का कहां पर क्या बोलना, कहां पर क्या नहीं बोलना, इसका विवेक रखना। सारा सार विवेक, स्थला स्थल विवेक, किस स्थान पर क्या बोलना, किस स्थान पर क्या नहीं बोलना, ऐसे सब प्रकार का विवेक रखना आवश्यक। एक स्थान पर कहते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, पिताजी ने अपने बेटे को कहा रे जाओ जरा शोक संवेदना व्यक्त कर। बेटे ने कहा मैं तो ऐसे कामों में कभी गया नहीं हूं, क्या बोलूंगा वहां। तो पिताजी ने कह दिया अरे जैसे 4 लोग बोलेंगे वैसे तुम भी बोलना। अब ये जो है चले तो गए, वहां से जो निकल करके आ रहे थे वो लोग कह रहे थे अच्छा हो गया उसका बेटा चला गया, मोहल्ले में शांति स्थापित हो गई। महिलाओं से दुर्व्यवहार करता था, हर समय झगड़ा झंझट करता रहता था, थाना को अच्छा। अभी अंदर गए संवेदना व्यक्त करने वाला, वहां बैठे और बोलना शुरू किए, अच्छा हो गया बेटा चला गया, मोहल्ले के अंदर शांति हो गई। जो सामने बैठे थे आश्चर्य के हुए, क्या बोल रहा है, संवेदना व्यक्त करने आए हैं कि हमारी बखियां उधेड़ने आए हैं, क्या करने आए हैं। बोल करके तो आ गए। पिताजी ने पूछा आ गए, हाँ क्या बोले। जो आपने कहा था 4 लोग जैसा बोलेंगे वैसा बोलना। तो 4 लोगों ने क्या कहा, वो कह रहे थे बाहर निकल करके अच्छा हो गया बेटा चला गया।
पिताजी ने माथा पकड़ लिया। उसका एक दूसरा भाई था, उन्होंने कहा पिताजी मुझे पता था ये ऐसा ही गड़बड़ करेगा, लेकिन अब उसकी गड़बड़ी ठीक करके मैं आता हूं। दूसरा बेटा गया, दूसरा बेटा जाकर के संवेदना व्यक्त करने के लिए वहां जाकर कहता है अरे हमारा भाई आया था, वो गलत सलत जरा बोल दिया, आपको ठेस पहुंची होगी, लेकिन चिंता मत करो, आपका दूसरा बेटा मरेगा तो मैं आऊंगा। अब इस प्रकार से वाणी का विवेक नहीं रहेगा, वाणी की कुशलता नहीं रहेगी तो कैसे रहता? हर समय वाणी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसका विवेक रखना। इसलिए हमारे यहाँ कहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना है, कड़वा सत्य नहीं बोलना है। एक राजा थे, उनके बेटे की मृत्यु होने वाली थी। कई ज्योतिष राजा की कुंडली देखते थे, बताते थे कि आपके रहते रहते आपका बेटा चला जाएगा, आपकी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। राजा जो है सब ज्योतिषियों को जेल में डालता जाता था। एक ज्योतिष आया, उन्हें कहा राजा साहब मैं आपकी कुंडली बताऊं? देखो। उन्होंने कहा आपकी कुंडली तो बहुत जोरदार है, जोरदार है। लोग तो कहते हैं कि भाई मेरा बेटा चला जाएगा, फलान हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। आप कैसे? आपकी कुंडली में तो इतना अच्छा है, आपके रहते रहते आपका पोता जो है पूरा राजकाज संभाल लेगा, इतना अच्छी कुंडली है। अब देखो बात उन्होंने भी वही कही। उन्होंने कहा अरे भाई जब पोता राजकाज संभालने वाला कब बनेगा? जब उसका बेटा मरेगा तब ना, तभी तो पोता के जिम्मे आएगा। बात उन्होंने भी वही कही, किंतु सत्य नहीं, अप्रिय सत्य नहीं कहा। सत्य तो उन्होंने भी कहा, लेकिन अप्रिय नहीं कहा। ध्यान रखना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, किंतु अप्रिय सत्य नहीं। और जिनको नेतृत्व करना है, आज के कोरोना के समय में बहुत प्रकार के धैर्य की आवश्यकता है। नेतृत्व उन्हीं का सदता है जिसके मन में धैर्य हो। अभी एक अवसाद की स्थिति में समाज जीवन में दिखाई देता है। भैया बहनों के अंदर भी अवसाद दिखाई देता है, अभिभावकों के अंदर भी अवसाद दिखाई देता है। काम धंधे बंद हो गए, दुकान हो गया, जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, ऐसी कई प्रकार की चीजें हैं। लेकिन ऐसे समय में भी कई लोग इस चुनौती को अवसर में बदल रहे हैं, अवसर में बदलने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के अंदर अवसाद। इसलिए हम सबको ऐसे समय में सुनने का भी मनोधैर्य चाहिए और करने का भी मनोधैर्य चाहिए। कभी कभी हम लोग, कोई भी व्यक्ति सामने आकर के कोई बात कहता है तो सुनने की भी मनस्थिति में फट से डांट देते हैं, बंद करो जी, बस जल्दी बोलो, 2 मिनट बोलो। नहीं, जिसको नेतृत्व करना है उसको सामने वाले व्यक्ति को खाली करते आना चाहिए। उसको खाली करना ये भी महत्व की बात है। वो भी जानता है कि मेरा काम होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वो स्वयं को खाली करना चाहता है। खाली करने का कोई न कोई तो स्थान चाहिए। तो प्रधानाचार्य की भूमिका ऐसी चाहिए कि उसके सामने छोटे से छोटे भैया बहन अभिभावक खुल करके मन की बात अपने पास में रख सके। जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम, उसके बहुत ज्येष्ठ कार्यकर्ता, अभी तो उनका शरीर शांत हो गया, काफी समय हो गया, मोरू भाव केतकर, वो कहते थे देखो भाई तुमको वनवासी क्षेत्र में काम करना है तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा चाहिए कि कोई गांव देहात से आया हुआ वनवासी तुम्हारे पास रो सके, मन खोलकर बात कर सके। हंसने के लिए तो कई जगह है, रोने के लिए जगह नहीं है। प्रधानाचार्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोग उनके पास उनकी बातों को सुन सके। उनकी बातों को सुनना बहुत आवश्यक, उनको खाली करना बहुत आवश्यक है। इसलिए सुनने का मनोधैर्य चाहिए, करने का भी। पानी सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल, हम सब जानते हैं। यदि किसी पौधे को लगाए तुरंत फल नहीं आएगा, उसको समय लगेगा, धैर्य चाहिए, धैर्य होना चाहिए।
आज के इस कोरोना के संकट में एक एक भैया बहनों को ढाढ़स बंधाना, उनके अंदर कौन सी प्रतिभा है उसको कैसे हम आगे ला सकते हैं, इसके बारे में संपर्क संवाद के माध्यम से उसको प्रेरित करना, अभिभावकों को भी मन को संभालना, इसकी आवश्यकता है। और समाज जीवन के अंदर भी ऐसी कोई बात दिखाई दे तो उसको भी इसके लिए बड़ा मनोधैर्य की आवश्यकता है, धैर्य होना चाहिए। अभी अभी साहबगंज के अंदर जो प्रवासी श्रमिक आए उसमें से एक श्रमिक जो है उन्होंने सोचा कि भाई कई लोग बाहर से स्किल वाले मजदूर आए होंगे, उन्होंने पता किया भाई मकान बनाने में कौन कुशल है, बढ़ाई में कौन कुशल है, सैनिटरी के काम में कौन कुशल है, और ऐसे एक 40-50 लोगों की टीम बना लिया और फिर उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम है, कामों की सूची दे दी, इस प्रकार के काम हो तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। ये सब 50 लोगों की टीम बन गई। उन लोगों के पास में फोन आने लगे कि हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, हमारा ये काम है। ऐसे 50 लोगों को रोजगार देने वाले इस संकट के समय, कोरोना के संकट में इस चुनौती को उन्होंने अवसर में बदला। यहाँ पर डुमराव करके स्थान है बक्सर जिले में, वहां पर कुछ कालीन उद्योग में काम करने वाले, भदोही के काम करने वाले कारीगर यहाँ पर वापस आ गए। अब क्या करना, तो अपने गांव के अंदर ही, डुमराव के पास एक गांव है, वहां पर 7-8 श्रमिकों ने कालीन बनाना शुरू किया। वहां भदोही के जो अपने मालिक थे उनको कच्चा माल भेजने के लिए कहा, कच्चा माल भेज दिया और वो कालीन बनाने का काम यही अपने गांव में करना शुरू कर दिया। अभी गांव में रहते रहते ही 10,000 रुपए महीने तक की कमाई हो जाती है। इसका शुरुआत तो हुआ। ऐसे चुनौती को अवसर में बदलने के बारे में भी सोचना, ये तभी संभव होगा जब धैर्य भी आवश्यक है। संकट तो है, चुनौती तो है, किंतु उसमें से हमको निकलना है तो धैर्य और सबको आलोचना भी, अपनी आलोचना भी सुनने की आवश्यकता, यदि कहीं पर आती है तो वो भी सुनना, विचलित नहीं होना। आलोचनाओं से डरेगा वो नेतृत्व नहीं कर सकता। हर समय अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए नहीं, कभी हमारी न्यूनता भी ध्यान में लोग ला सकते हैं, उसे घबराना नहीं। जिसको नेतृत्व में कुशल होना है उसको सुनने का मनोधैर्य और करने का भी मनोधैर्य उसके। एक और भी बात है, नेतृत्व को यदि अच्छा सफल हमको बनाना है तो तात्कालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य दोनों में संतुलन बिठाना आवश्यक है। तात्कालिक लक्ष्य, अभी हम विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, तात्कालिक लक्ष्य क्या है, तो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना, बच्चों के मनों को संभालना, वो अवसाद में न जाएं, अभिभावकों को संभालना, ये तात्कालिक लक्ष्य। लेकिन दूरगामी लक्ष्य क्या है, हमारा विद्यालय ठीक प्रकार से खड़ा हो, विद्यालय बंद न हो। आगे आने वाले समय में विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, हमारा विद्यालय व्यवस्थित चलना चाहिए। फीस का संग्रह भी अभी ठीक है, कम है, किंतु हमारे संपर्क और संबंधों के कारण आने वाले फीस ठीक प्रकार से संग्रहित हो सकेगा। ऐसे तात्कालिक लक्ष्य अभी हैं, मनों को संभालना, ऑनलाइन शिक्षा, तो दूरकालिक लक्ष्य भी है, दीर्घकालिक लक्ष्य भी है। विद्यालय की स्थिति में नया प्रवेश होना, अच्छा उसकी सुधार की स्थिति होना, तो ध्यान में। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश को आत्मनिर्भर तो बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबी भारत को ले जाना चाहते हैं, किंतु ये तो दीर्घकालिक लक्ष्य है। तात्कालिक लक्ष्य क्या है, हरेक के घर में अनाज पहुंचना चाहिए। इस लॉकडाउन के समय गरीब के घर में अनाज रहना चाहिए, इसलिए 80 करोड़ लोगों तक, 20 करोड़ परिवार तक अनाज। तो जिसको नेतृत्व करना है उसको तात्कालिक लक्ष्य क्या है ये भी देखना पड़ेगा, दीर्घकालिक लक्ष्य को ये भी देखना पड़ेगा, दोनों के बीच में संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। नहीं जी हमको तो तात्कालिक लक्ष्य से मतलब नहीं, हमको तो दूरगामी लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर हमको ध्यान देना है, तो नहीं सकेगा।
विद्रोह हो जाएगा। केवल तात्कालिक लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे, दूरगामी लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देंगे, हमारा विद्यालय स्टेब्लिश नहीं हो सकेगा, स्थापित नहीं हो सकेगा, सफल नहीं हो सकेगा। करते हुए हमको अपना उदाहरण रखना पड़ेगा, स्वयं का उदाहरण रखना पड़ेगा। हम केवल उपदेश के आधार पर यदि हम सोचेंगे कि हमारा नेतृत्व सफल हो, ये संभव नहीं है। स्वयं का उदाहरण। गीता के अध्याय 3 में श्लोक क्रमांक 21, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत्। ये जितनी भी बातें नेतृत्व की कुशलता के लिए आवश्यक है, इस कोरोना के संकट के समय में भी हमारे अंदर संवेदना चाहिए। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीवन जीने की अपने अंदर भावना चाहिए। 4 लोगों को साथ में लेकर चलने का स्वभाव चाहिए, गुणों के तरफ देखने का दृष्टिकोण चाहिए। श्रेय दूसरों को देना, अपयश अपने जिम्मे रखना, वाणी का विवेक रखना, सत्य बोलना किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना। इतना ही नहीं तो सुनने और करने का मनोधैर्य, इस समय धैर्य की परीक्षा है, ये धैर्य बहुत आवश्यक है। ये सारी बातें हम दूसरों को कहेंगे, इससे नहीं चलेगा। हमारे अंदर हमको भी अपने पड़ेगा। मुझे एक अध्यापक का ध्यान में आता है, वैसे तो कई अध्यापकों के जीवन में निकट से देखे हैं। ऐसे अध्यापक जो कक्षा में आते थे तो पूरा पिंड ऑफ साइलेंट हो जाता था। यदि प्रार्थना के स्थान पर खड़े हो गए तो पूरा विद्यालय एकदम शांत हो जाता। वो प्राचार्य नहीं किंतु अध्यापक के नैतिक नेतृत्व के कारण, उनके स्वयं के जीवन को देख करके सारे छात्र एकदम शांत हो जाए। ऐसे कई अध्यापकों को मैंने देखा है। एक अध्यापक झारखंड के, वो कहते थे, देखो भाई, सब विद्यार्थियों को समय पर आना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए। और जो देर से आते थे तो उनको कक्षा से वंचित नहीं करते थे वो अध्यापक, तो उसको बेंच पर खड़ा कर देते थे। बेंच पर खड़े होकर के 40 मिनट 45 मिनट का क्लास अटेंड करो। क्लास अटेंड करने से मना नहीं, लेकिन देर से आए हो बेंच पे। एक दिन ऐसी घटना हुई कि वो जो क्लास टीचर हैं वे ही 15 मिनट विलंब। उनके विद्यार्थी प्राचार्य के पास जाकर के उन्होंने कहा कि हमारे क्लास में कोई शिक्षक नहीं, आप शिक्षक भेज दो। तो प्राचार्य महोदय ने कहा, तुम्हारे क्लास टीचर का कोई आवेदन छुट्टी का नहीं आया है, इसलिए वे जरूर आते होंगे, जरूर रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी जिससे कारण आज विलंब हुआ है, अन्यथा वे तो कभी भी विलंब से नहीं आते। आज जरूर कुछ ऐसी घटना हो गई। एक्सीडेंट हो गया था, उसको अस्पताल पहुंचाने के कारण उसको विलंब हो गया था। 15-20 मिनट विलंब से आए, क्लासरूम में गए और बेंच पर खड़े हो गए। अटेंडेंस लेते समय भी बेंच पर खड़े हो गए। उनके विद्यार्थियों ने कहा, सर आप कुर्सी में बैठ करके अटेंडेंस ले लीजिए। उन्होंने कहा, मैंने सबको बताया, सबको समझाया कि विलंब से आने वाला कोई भी छात्र बेंच पर खड़ा होगा मेरे क्लास के अंदर। आज मैं विलंब से आया हूं, मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आज मुझे बेंच पर खड़े होकर के क्लास लेना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसा यदि अध्यापक होगा, ऐसा यदि शिक्षक होगा, तो उसका विद्यार्थी किस प्रकार के गुणों से युक्त होगा, किस प्रकार का उस अध्यापक के प्रति उनके मन के अंदर भाव विकसित होंगे और स्वयं के जीवन में भी कैसा लाएंगे। मैं जो कह रहा हूं, ये नेतृत्व की कुशलता, नेतृत्व की क्षमता
बताना है तो उसको अपने जीवन में लाना भी है, स्वयं का उदाहरण होना आवश्यक है। और इसीलिए मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि सफलता के लिए भगवत कृपा होना आवश्यक। अंत में फिर से मैं अपने इस विषय का समापन करते हुए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमारा कार्य जो है वो ईश्वरीय कार्य है, इसके बारे में अपने मन में पक्का भरोसा है। एक आध्यात्मिक दृष्टि, इस विद्यालय का कार्य, समाज का कार्य, इस सचमुच में भगवान का कार्य, ईश्वरीय कार्य है। हम संघ की प्रार्थना में कहते हैं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तेरे ही कार्य के लिए हमने कमर कसी है। सुबह मासी संदेही तत्वते, हे भगवान आपका ही कार्य है, ये आपके कार्य के लिए हमने कमर कसी हुई है, इसलिए आशीर्वाद देना भी आप ही का दायित्व है। ऐसे ईश्वरीय कार्य मानना, ईश्वरीय कार्य मान करके हम यदि अपने इस काम को करेंगे तो सफलता के प्रति जब हमारे मन के अंदर भाव आता है कि ये काम भगवान का काम है, तो आप निश्चित जानिए कि उसके अंदर एक अद्भुत साहस, अद्भुत क्षमता, एक आत्मविश्वास अपने आप अंदर से आता है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र भाई मोदी, उनके अंदर इतनी क्षमता कहां से आती? इस आध्यात्म में से। वो मानते हैं कि भगवान का कार्य, ईश्वर का कार्य है, इसलिए 3 घंटे सो करके, 3 घंटे 2.5 घंटे सो करके अहर्निश काम करने वाले, इतने परिश्रम करने वाले, सब देश के सामने दुनिया भर के संकट हैं, उन संकटों से जूझते हुए किस प्रकार से उनके अंदर ऊर्जा होती है। जब व्यक्ति के जीवन में आता है कि भगवान का कार्य, ईश्वर का कार्य है, तो अपने आप अपने अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति, अंदर से ही शक्ति का निर्माण। ऐसा जब व्यक्ति होता है वह बड़े बड़े निर्णय भी ले पाने में सक्षम है। जिसको नेतृत्व करना होता है उसको निर्णय लेना भी पड़ता है। कोई निर्णय छोटा भी होता है, कोई निर्णय बड़ा भी होता है। कभी निर्णय लेते समय आगे पीछे मन के अंदर भाव आता है, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में आता है मेरा कार्य ईश्वरीय कार्य है, 4 लोगों के साथ मिल करके, बैठ करके, परामर्श करके जब निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने की क्षमता भी उसको आती है। आध्यात्मिक स्थिति के कारण निर्णय की क्षमता उसके अंदर। इसलिए ये प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी बहुत महत्व की जिम्मेदारी है। या बहनों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली जिम्मेदारी है। भैया बहनों के संस्कारों के माध्यम से अभिभावकों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली जिम्मेदारी है, और भैया बहन और अभिभावकों के माध्यम से समाज जीवन के वातावरण में परिवर्तन लाने वाली जिम्मेदारी है, और इसके माध्यम से राष्ट्र के अंदर परिवर्तन लाने वाली जिम्मेदारी है। इसको मान करके हम सब लोगों ने इस काम को अपने जीवन का ध्येय मानकर काम। एक ही बात कहते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। अमृतलाल जी बेगड़ एक बहुत अच्छे कलाकार हो गए, दीवारों पर चित्र बनाने में अत्यंत कुशल कलाकार, जीवंत चित्र बनाने में माहिर थे। शांति निकेतन में पढ़ते थे। उनके गुरु का नाम था नंदलाल घोष। 8 साल तक उन्होंने पढ़ाई की। नर्मदा के अत्यंत भक्त थे, मां नर्मदा के, नर्मदा मैया के उन्होंने कई बार परिक्रमा की होगी। उनको लगता था कि ये मेरी एक दूसरी मां है, नर्मदा मैया। उनके साथ इतने भावात्मक रूप से जुड़े हुए थे, और इसलिए नंदलाल घोष जब वहां शांति निकेतन से पढ़ करके निकले तो अपने गुरु के पास में जाते हैं। नंदलाल घोष के पास अमृतलाल जी बेगड़
अमृतलाल जी बेगड़ कहते हैं, गुरुदेव अब मेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो नंदलाल घोष कहते हैं, अमृत मैं तुम्हें सफल होने का आशीर्वाद तो नहीं दूं। अमृतलाल कहते हैं, दुनिया के लोग तो सफल होने का आशीर्वाद देते हैं, आप क्या आशीर्वाद देंगे? तो नंदलाल घोष कहते हैं, ऐसे जो सफल हुए ऐसे लोग बहुत हैं, जिनको माला मिलता है, जिनको लोग स्वागत करते हैं, आरती उतारते हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन सफल नहीं, सार्थक हो। सफल जीवन, सार्थक जीवन, सक्सेसफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ, दोनों में अंतर है। सक्सेसफुल लाइफ तो हो सकता है, किंतु मीनिंगफुल लाइफ होना उससे भी महत्व की बात है। हमारा यह प्रधानाचार्य का दायित्व, ये भूमिका, ये हमारी सार्थक होनी चाहिए, इसमें हमारा जीवन सार्थक होनी चाहिए। ऐसा मानकर, ये ईश्वर का कार्य, भगवान का कार्य, समाज का कार्य, ऐसा मानकर हम सब लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छी बातों को साथ करते हुए इस कोरोना के संकट के समय स्वयं का मन भी पक्का करना, थोड़ी आध्यात्मिक दृष्टि भी अपने अंदर विकसित करना, हम सबके कर्ता धर्ता नहीं है, कर्ता धर्ता तो कोई और है, हम तो एक उपकरण मात्र हैं। कण कण में जब सब जगह उसी एक परमात्मा तत्व का निवास हम मानते हैं, तो फिर उसकी चिंता नहीं करेंगे। हमको तो अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक करना है, उसमें कोई चूक ना हो सके, है। शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि चरण बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर बहुत सारे जीवन लगे हैं इस राष्ट्र के निर्माण में। शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से भी लोग लगे हैं, अनेक क्षेत्रों में लगे हैं। जब तक ध्येय न पूरा होगा, पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। सारी दुनिया देख रही है, भारत सबल राष्ट्र बने। भारत संकट के समय भी दुनिया के अनेक राष्ट्रों को सहायता के हाथ बढ़ा रहा है। सब भारत को एक समर्थ भारत, सबल भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत बनाने की दिशा में अपने नेतृत्व क्षमता को फिर से पुनर्रेखांकित करते हुए उसमें और भी कुछ नए नए रंग हम उसमें भरें, इतना ही निवेदन करते हुए आप सब लोग मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए आप सभी बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए विराम। श्रीमान मिथिलेश जी से आग्रह है कि परिचय कराने की कृपा करेंगे। श्री मिथिलेश जी। नमस्कार। वरिष्ठ प्रधानाचार्य प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम दिवस के इस द्वितीय सत्र में मानवर सभी अधिकारी वृंद और सभी प्रधानाचार्य प्रशिक्षु बंधु भगिनी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी का यह सत्र जिनके लिए समर्पित है, हम सब उनसे पूर्णतः परिचित हैं। मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर बिहार में कोई सामान्य छोटे से छोटे विद्यालय का प्रधानाचार्य भी परिचित नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज का यह सत्र श्रीमान दिलीप कुमार झा जी को समर्पित है। आप प्रति क्षेत्रीय सचिव विद्या भारती बिहार क्षेत्र के हैं। इसके पूर्व हम सबका प्रदेश सचिव के नाते लोक शिक्षा समिति में मार्गदर्शन करते रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत लंबी भूमिका और लंबा कालखंड आपका है। लगभग 30-32 वर्षों से आप विद्या भारती के एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते और भिन्न भिन्न पदों पर रह करके हम सबका आपने मार्गदर्शन किया है। उत्तर बिहार का अररिया जिला हम सब जानते हैं, मूलतः आप वहीं के निवासी हैं और इसी क्षेत्र में दो बड़े विद्यालय जो आज CBSE से मान्यता प्राप्त है, किशनगंज और फॉरबिसगंज, आप यहाँ प्रधानाचार्य रहे। कुल मिलाकर के प्रधानाचार्य के रूप में आपका कार्यकाल 11 वर्षों का रहा है।
तत्पश्चात संगठन ने आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते संभाग निरीक्षक के पद पर दक्षिण बिहार में आपको कार्य करने का अवसर मिला और लगभग 16 वर्षों तक आपने दक्षिण बिहार में सफलतापूर्वक संभाग निरीक्षक का कार्य संपन्न किया। उसके पश्चात लोक शिक्षा समिति के प्रथम प्रदेश सचिव, शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि प्रथम प्रदेश सचिव कैसे, तो उसके पहले प्रदेश मंत्री का पद हुआ करता था। तो यह भी एक गौरव, एक उपलब्धि है, या एक कि लोक शिक्षा समिति के प्रथम प्रदेश सचिव के रूप में ही कई वर्षों तक आपने हम सबका सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया है। प्रदेश सचिव रहते हुए ही आपने क्षेत्रीय सचिव का भी कार्यभार संभाला और उस रूप में भी आज तक अवकाश ग्रहण करने के पश्चात भी आप क्षेत्रीय सचिव के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े, खासकर आपका क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान रहता है कि विद्यालयों की जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण कैसे हो, क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो, इस पर बराबर आपका फोकस रहता है। तो आज के लिए आज का यह सत्र, द्वितीय सत्र समर्पित है। मैं आदरणीय दिलीप जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपना यह सत्र प्रारंभ करें। हरिओम, सबको नमस्कार है। आज लोक शिक्षा समिति बिहार के द्वारा ये वर्चुअल मीटिंग प्रधानाचार्यों की आयोजित है और इस सत्र में आप सबके सामने फेस टू फेस तो नहीं है ना, लेकिन वर्चुअल रूप में जो है आने का अवसर मिला है, कुछ बात करने का अवसर मिला है। हम सभी इस सत्र में हमारा जो शासकीय सरोकार प्रधानाचार्य के नाते बनता है उस दृष्टि से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रधानाचार्य के दायित्व के कई पक्ष हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, आवाज जा रही है ना ठीक से? जी बढ़िया आवाज जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। सुंदर। तो प्रधानाचार्य के दायित्व का सबसे बड़ा पक्ष होता है रिलेशनशिप डेवलप करना, यानी संबंध विकसित करना। वह संबंध व्यक्तिगत जीवन के लाभ के लिए तो नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी उन संबंधों का लाभ होता है अपने व्यक्तित्व को निखारने में, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में। लेकिन इससे अधिक संगठन की दृष्टि से, जिस संगठन के साथ, विद्या भारती के साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं, उस संगठन की दृष्टि से हमारे रिलेशनशिप का लाभ बहुत अधिक होता है। हम संघ की दृष्टि को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और संघ का उद्देश्य है जो समाज है, समाज में रहने वाले जो घटक हैं उनको जोड़ना और उनको राष्ट्र हित के अनुरूप विकसित करना, राष्ट्रीय वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर उनको विकसित करना। उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारे इस काम से राष्ट्र को मजबूती मिले। तो ये रिलेशनशिप डेवलप करने में हम तो, एक तो बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, उनके साथ हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। उन बच्चों के माध्यम से हम अभिभावक, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, फिर उनके परिवार के अन्य जन होते हैं, उन लोगों से हमारा एक संपर्क संबंध बनता है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अभिभावक के नाते नहीं होते हैं, लेकिन उनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप डेवलप होता है। क्योंकि हमने पहले ही कहा, वो रिलेशनशिप उद्देश्य है संगठन को कैसे लाभ मिले। हमारी जो संस्था है एक सामाजिक संस्था है, हमारे कार्य का आधार समाज है,
समाज के सहयोग से ही हम कार्य करते हैं, उनके बल पर हम कार्य करते हैं, उनके बल पर उनके लिए कार्य करते हैं। लेकिन हमारे रिलेशनशिप का दायरा केवल हमारे बच्चों तक अथवा हमारे अभिभावकों तक अथवा उनके परिवार तक या समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। हमारे रिलेशनशिप का दायरा ये जो विभिन्न शासकीय और गैर शासकीय संस्थान हैं, उन संस्थानों के साथ भी हमारा एक संबंध संपर्क विकसित होना चाहिए। यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ, जो सरकारी विभाग हैं उनके साथ हमारा तो बिल्कुल प्रत्यक्ष और बड़ा सघन पाला पड़ता है। उनसे तो हमारा बड़ा घनिष्ठ सरोकार हो जाता है। उस सरोकार को विकसित करना हमारी अनिवार्यता है। लेकिन बहुत सारे सरकारी विभाग ऐसे हैं और सरकार द्वारा जो पंजीकृत संस्थान हैं, जिसको हम एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, ऐसे संगठनों के साथ भी हो सकता है कि बहुत अधिक हमारा सरोकार नहीं बनता हो, उनसे बहुत हमें काम नहीं पड़ता है, हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी प्रधानाचार्य के नाते इस बात का जरूर विचार करना चाहिए कि हमारे संबंध का व्याप जितना अधिक से अधिक होगा, संगठन को उतना ही अधिक लाभ होगा और हमारी उतनी ही सशक्त, उतनी ही मजबूत छवि न केवल विद्यालय के अंदर, न केवल समिति के अंदर, समाज के अंदर उतनी ही एक सशक्त छवि बनेगी। इसलिए प्रधानाचार्य वो केवल प्रिंसिपल ऑफ स्कूल बनकर नहीं रहे, वो प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी बने। यह सबसे बड़ी बात है कि हम समाज के प्रधानाचार्य हैं कि हम केवल विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। यह एक बहुत ही विचारणीय विषय होता है। हम केवल समाज के प्रधानाचार्य नहीं। इसलिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ, जैसे मान लीजिए हमारा शिक्षा विभाग के साथ तो बड़ा प्रत्यक्ष सरोकार बनता है। आज तो मान्यता प्राप्त विद्यालय हो चाहे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, सबको शिक्षा विभाग की आवश्यकता होती है, डीओ से और बाकी उसके नीचे के पदाधिकारियों से भी, ऊपर के पदाधिकारियों से भी कभी कभी ये आवश्यकता तो हमें पड़ती रहती है। ऐसे लोगों के साथ हमने संबंध कैसे विकसित किया है। फिर हमारा सरकार डायट से कम पड़ता है, एनसीईआरटी से कम पड़ता है, एससीईआरटी से कम पड़ता है, नहीं के बराबर पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के साथ हमने संबंध संपर्क विकसित करने का प्रयत्न किया है। हमारा एक रैपट उन लोगों के साथ भी है। हमारा जो जिले का पुलिस विभाग है, सब डिवीजन का पुलिस विभाग है, या वहां कोई हमारे जिस थाने में हमारा विद्यालय है, ऐसे लोगों के साथ भी हमने रिलेशनशिप विकसित किया है। वो रिलेशनशिप कोई आवश्यकता नहीं है कि हर हमेशा जाकर हो अपने कार्यक्रमों में बुलाना। हमारे यहाँ कोई वार्षिकोत्सव होता है, अभिभावक सम्मेलन होता है, कोई अन्य इस प्रकार के हम सार्वजनिक कार्यक्रम, पब्लिक प्रोग्राम्स करते हैं, ऐसे अवसरों पर हम उनको भी आमंत्रण देते हैं। और उन विद्यालयों के कई बार हम देखते हैं कि पुलिस पदाधिकारी भी, प्रखंड के पदाधिकारी, सब डिवीजन के पदाधिकारी कई बार जब आमंत्रित करते हैं तो आते भी हैं। हमारे गेस्ट्स के नाते भी, चीफ गेस्ट, स्पेशल डिग्निटरीज के नाते भी आते हैं, और कभी कभी हमारे श्रोता दर्शक के रूप में भी वे कार्यक्रमों में उपस्थित अनेक स्थानों पर होते हैं। इसी प्रकार से हमने काम की गुणवत्ता के कारण समाज में एक स्थान बनाया है। वो स्थान हमारा प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास भी है, वो स्थान हमारा गैर प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास भी है, समाज के अन्य लोगों के पास भी हमारा है। यानी हमने एक अच्छी छवि स्थापित की है। और कभी भी सब डिवीजन के स्तर पर, या हम जिला केंद्र पर अगर स्थित है, जिला केंद्र पर या प्रखंड केंद्र पर, जहां कहीं भी हमारा विद्यालय है, उस स्थान पर 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे कार्यक्रमों के अवसर पर हमें आमंत्रित किया जाता है। चाहे हमारे घोष दल के साथ हो, चाहे भाई हमारे कार्यक्रम में आप भी उपस्थित रहिए प्रधानाचार्य जी, हमारे यहाँ झंडोत्तोलन है,
आप भी कुछ विचार रखिए इस प्रकार का। या सरकार के द्वारा कभी कभी कुछ कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में जब वे विभिन्न विद्यालयों को बुलाते हैं तो हमें भी बुलाते हैं। कई बार पीस कमेटी की मीटिंग होती है, कई बार कुछ फेस्टिवल, कुछ बड़ा आयोजन जब जिला के स्तर पर होता है, ऐसे आयोजनों में, और हमारा विद्यालय अगर जिला केंद्र पर है तो हमें भी वहां बुलाया जाता है। हमारा एक सशक्त कम्युनिकेशन, संवाद ऐसे विभागों के साथ है। कई विद्यालय हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, और मान्यता प्राप्त विद्यालय बिल्कुल जिला स्तर तक के डीएम या डीडीसी ऐसे पदाधिकारियों के ध्यान में भी ऐसे विद्यालय होते हैं। उन विद्यालयों के साथ उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन ये कम्युनिकेशन वो पहल करके नहीं करेंगे, वे तब करेंगे जब उनको आवश्यकता होगी, जब उनको आपके यहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाना होगा, जब इलेक्शन आएगा गवर्नमेंट का, ऐसे समय में वे कम्युनिकेशन बनाएंगे। लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है तो वे अपनी ओर से इनिशिएटिव नहीं लेंगे। लेकिन हमारी ओर से हम इनिशिएशन लेते हैं, हम पहल करते हैं, कभी कभी कम्युनिकेशन बनाते हैं, कभी कोई विशेष कोई अवसर आ गया तो ऐसे अवसर पर जाकर के हम स्वयं प्रधानाचार्य के नाते जाते हैं, आमंत्रित करते हैं। अगर जिला केंद्र पर विद्यालय है तो डीएम को, सब डिवीजन पर है तो एसडीओ को, या अन्य जो पदाधिकारी होते हैं जिला केंद्र पर या अनुमंडल केंद्र पर, ऐसे लोगों से हमारा एक संबंध संपर्क है। और इस प्रकार का एक हेल्पिंग हैंड्स के रूप में भी हम सरकारी पदाधिकारी अन्य एनजीओ के लिए उपयोगी हैं।